जयचंद जयचंद जयचंद, जो थोड़ा पसंद नहीं आया उसको बोल दिया जयचंद, जिसकी सोच मैच नहीं हुई उसको भी बोल दिया जयचंद, गद्दारी का पर्यायवाची बना दिया जयचंद्र, जिसकी मर्जी आया लेफ्ट राइट सेंटर सबने किसी न किसी को बना दिया जयचंद्र, लेकिन बिना ये जाने कि आखिर कौन थे जयचंद्र, किस आधार पर नफरत की जा रही है उनसे, क्या वो आधार सच भी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में, कैसे पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार जैसी हरकत करते हुए सम्राट जयचंद्र गहरवार को गद्दार और देशद्रोही बताते हैं। जिस किताब का वो आधार बनाते हैं वो खुद में एक काव्य है, ना कि किसी समकालीन इतिहासकार द्वारा लिखा गया सत्य। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की। ये किताब एक काव्य है जो कई सौ सालों के दौरान लिखी गई है और कुछ न कुछ उसमें इन सैकड़ों सालों के दौरान जोड़ा जाता रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। सम्राट जयचंद्र गहरवार, जिन्हें हम जयचंद गहरवार के भी नाम से जानते हैं, गढ़वाल वंश के एक प्रतापी शासक थे जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे और कन्नौज से लेकर बनारस और बिहार के कुछ इलाकों तक इनका राज्य था। इन्होंने तमाम मंदिर बनवाए। तत्कालीन राम मंदिर के पास मिले शिलालेखों से यह पता चलता है कि उन्होंने मंदिर को सोने से लाद दिया था और उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए 1994 में चंदवार के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक काव्य को सच मानकर उनको बदनाम किया जाने लगा। उसी बहाने न सिर्फ उनको बल्कि पूरे क्षत्रिय समाज को टारगेट करने का एजेंडा मिल गया और धीरे धीरे इसको मेन स्ट्रीम कर दिया गया। कॉमन एक्सेप्टेंस की तरफ इसको ले जाया गया कि जयचंद का मतलब गद्दार होता है। कुछ खास तरह के एजेंडा वाले लोगों को यह सूट करता रहा, क्योंकि जब तक किसी को नीचा न दिखाया जाए खुद का वजूद कैसे ऊंचा दिखाया जाएगा। यही कारण है कि जयचंद 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 हर जगह लोग जपते रहते हैं। पृथ्वीराज रासो पढ़ के आम से लेकर खास लोग तक महाराजा जयचंद्र को गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कोई इतिहास की किताब नहीं है, एक काव्य है। सैकड़ों सालों तक उसमें फेरबदल हुआ है और इसका सबूत आपकी आंखों के सामने है। पृथ्वीराज रासो में 10% शब्द फारसी हैं। अगर ये समकालीन इतिहास की किताब होती तो ये असंभव था, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज के समय में भारत में अरबी फारसी भाषा का एक शब्द बोला ही नहीं जाता था। फिर किताब में कैसे लिख दिया गया? इसका मतलब है कि इस किताब को छोड़कर इतिहासकारों को महाराजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का भी कोई वर्णन नहीं मिलता है, जिसके सम्राट पृथ्वीराज चौहान से विवाह की बात इस किताब में लिखी गई है। इतिहासकार वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर किताब लिखी है, अपने रिसर्च में बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो की शब्दावली के अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो ऐतिहासिक किताब की श्रेणी से उसको अलग करती हैं, जिसमें ये पहला है कि कोई ऐसा विवरण समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के पास नहीं है जिसमें महाराजा जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को बुलावा भेजने की बात कही हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं ऐसा कोई सबूत मिला है जिसमें संयोगिता का जिक्र किया गया हो। आगे की कहानी वीरेंद्र सिंह की जुबानी आप खुद सुनिए कि इतिहासकार क्या कह रहे हैं, कैसे ये 500-600 सालों में बदलती हुई किताब को इतिहास मानकर महान प्रतापी राजा को गद्दार घोषित किया जा रहा है। आप खुद सुनिए। हमने खास बातचीत की है इतिहासकार वीरेंद्र सिंह जी से। इतिहास विरूपण से जितना अन्याय महाराजा जयचंद जी के नाम से हुआ है उतना शायद किसी के साथ नहीं हुआ। और महाराजा जयचंद्र गाहड़वाल और उनके पूर्वजों का अगर इतिहास देखें तो उनका उल्लेख करते हमें कई शिलालेख और ग्रंथ मिलते हैं। सारनाथ है, इटावा और बदायूं के अभिलेख है। इसी तरह से तबकात नासिरी, पुरुष परीक्षा और फुतुहस सलातीन जैसे कई स्रोत हैं। इनमें अगर आप जाएं तो स्कूल के अनेकों राजाओं राजकुमारों को लगातार मलेच्छों का सामना करते, उन्हें परास्त करते देखा गया है। उन्हें हिंदुओं में सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया गया है। और जब जब परिस्थितियां विकट हुई है, या तो काशी नरेश जयचंद्र की तरह स्कूल के लोग जान दे गए, या देवी के विग्रह को सुरक्षा के लिए भूमि में दबाते हुए भारी मन से यह अवश्य कहा कि माँ, जब हम मलेच्छों को दबाकर भविष्य में आपको पुनः स्थापित करेंगे। और
ये शब्द जयचंद्र के भतीजे अजय सिंह गाढ़वाल के थे। तो ऐसे संस्कारों वाले कुल में कोई देशद्रोही गद्दार पैदा होना लगभग असंभव है। अ, ऐतिहासिक स्रोतों में जाएं तो कहीं भी ये नहीं पाया जाता कि महाराजा जयचंद्र ने मलेच्छों को न्योता दिया किसी कारण से, या उनसे किसी प्रकार की कोई भी साठगांठ की। तो इस मिथक का बीजारोपण अगर देखना हो, ये हुआ है घटनाओं के सदियों बाद मुगल काल में लिखी आईने अकबरी में। देखिए, अकबर के समय तक दिल्ली आगरा क्षेत्र उत्तर भारत का राजनीतिक ध्रुव बन गया था। और अब उत्तर भारत, या खासकर आप दिल्ली आगरा का जो तख्त है, इसके इतिहास पर बात करें तो वो सब लिखते हुए अबुल फजल जब अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज के समय पर आए, तो उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि जिस तख्त पर आज सदियों से बाहरी राजवंशों का, मुस्लिम राजवंशों का नियंत्रण है, उसका पृथ्वीराज और जयचंद्र के समय अब आप स्थानीय शक्तियों से मुस्लिम शासकों की तरफ हस्तांतरण कैसे दिखाएं। अब वो जो रक्त रंजित इतिहास है, उसके छींटों से आप गौरी को, या गौरी के बाद के जो शासक आए हैं, मलेच्छ शासक हैं, उनको आप कैसे बचाएंगे। समाधान सरल था, आप भीतरी खलनायक ले आइए ताकि आपका पीछा छूटे, ना मिले तो बना दीजिए। और यहीं से जन्म होता है इस कथानक का कि महाराजा जयचंद्र ने गौरी को बुलाया पृथ्वीराज को समाप्त करने के लिए, सो जो हुआ वो इसलिए हुआ, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। और खुद से 400 वर्ष पीछे के समय पर ऐसी बात करते हुए अबुल फजल को जरा भी आवश्यकता नहीं लगी कोई स्रोत या कोई साक्ष्य देने की। बस कहकर छोड़ दिया कि ऐसा हुआ या ऐसा सुना। ये तो आपने भी देखा होगा कि हमारे भाट बड़ुओं को लेकर एकेडमिया में छोटी सी बात पर झट से अक्सर बोल दिया जाता है कि नहीं, इनका लिखा तो कुछ भी इतिहास कहलाने लायक नहीं है। क्या किसी ने इस बात को लेकर अबुल फजल पर सवाल उठाया? नहीं। तो पृथ्वीराज रासो जैसे विख्यात काव्य जो हैं, क्योंकि इनकी काफी भूमिका रही है इस इतिहास में, उसको लेकर भी अभी पश्चिम के कुछ बुद्धिजीवी हाल में लिख गए कि रासो में जयचंद्र द्वारा गौरी को बुलाने के बारे में लिखा गया है, पर रासो की प्रतियों में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है। और रासो के कवि उल्टे जयचंद्र जी की प्रशंसा करते देखे गए हैं। उसी काव्य में, अपने ही काव्य में, वो जयचंद्र की प्रशंसा में लिखते हैं कि आपने तो गौरी को भी भयभीत कर रखा है। अब आईने अकबरी आने के बाद भी अगर आप ब्रिटिश काल तक देखें तो जयचंद्र नाम को गद्दार का पर्यायवाची बनाने जैसे ओछे काम तब भी नहीं हुए थे। ये सब पिछले 50 वर्षों में हुआ है। और हमारे लिए आज सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति ने और उसके कुल ने त्रेता के ठाकुर जैसे मंदिरों का निर्माण कराया, मलेच्छों का प्रतिकार करने में प्राणों की आहुति दे दी, उसकी स्मृति पर ये सब लांछन अगर कभी परिस्थितिवश पीछे कहीं लग भी गए, तो आज इस आज़ाद देश के पढ़े लिखे लोगों की क्या मजबूरी है कि उस झूठ को हम अब भी ढो रहे हैं और जयचंद्र शब्द को गद्दारी के पर्याय के लिए उपयोग करते हैं। और अफसोस की बात है कि ऐसा कहने वाले लोग वामपंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक, टीवी एंकरों से लेकर तथाकथित इतिहासकारों तक, राजनेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक सब जगह बैठे हैं। महाराजा जयचंद्र द्वारा ऐसा कुछ भी देशद्रोह का या गद्दारी का काम करने का जो आधार है बताया जाता है, वो ये कि राजकुमारी संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी पैदा हुई और इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन संयोगिता स्वयं एक वास्तविक व्यक्तित्व थी, ये भी अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। जहाँ तक महाराजा जयचंद्र की पुत्री का विषय है, तो उनका उल्लेख इतिहास में सबसे पहले लगभग एक ही समय, करीब 50 वर्षों के अंतराल में लिखे गए 4 ग्रंथों में एक साथ आता है। पृथ्वीराज रासो के आरंभिक संस्करण, हाड़ा चौहानों पर लिखा सुरजन चरित, अबुल फजल की आईने अकबरी जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूँ, और
मारवाड़ के राठौड़ों पर लिखी सूरसिंह वंश प्रशस्ति। ये सभी ग्रंथ घटनाओं के 400 साढ़े 400 वर्षों बाद, यानी 16वीं सदी ईस्वी के अंत से लेकर 17वीं सदी ईस्वी के आरंभ तक में लिखे गए, विद इन अ स्पैन ऑफ 50 ईयर्स। किसी ग्रंथ में नाम संयोगिता दिया है, किसी में कांतिमती, तो किसी में नाम का उल्लेख होता नहीं है। अब इस सबसे पहले ना तो कहीं कोई राजकुमारी का स्वयंवर है और ना ही उस वजह से उपजा जयचंद्र पृथ्वीराज का कोई युद्ध हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन चारों ग्रंथों में से अगर आप आईने अकबरी को छोड़ दें तो बाकी तीनों ग्रंथों में ये सब स्वयंवर और उन सभी घटनाओं से जुड़ा जयचंद्र पृथ्वीराज का बैर दर्शाने के बाद भी जयचंद्र द्वारा इस प्रकार का कोई गद्दारी करने का कहीं उल्लेख नहीं आता। और ये बैर जो है, ये ऐतिहासिक होना इसलिए भी कठिन है कि राजनीतिक भूगोल इसका समर्थन नहीं करता। कहने का अर्थ ये कि उस समय दोनों के राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती ही नहीं थी कि सीधे टकराव की संभावना बढ़े। और अगर आप ऊपर से देखें तो दिल्ली में उस समय तोमर शासन करते थे, जिनके दक्षिण में चंदेलों, भादानकों और परमारों के राज्य थे। तो पृथ्वीराज का राज्य इस धुरी के पश्चिम में था और जयचंद्र का राज्य पूर्व की ओर था।